प्रिय छात्रों, परीक्षा में सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है और वह है डेली डिक्टेशन लो और डेली उसका अनुवाद करो। ये बहुत आवश्यक है। यदि आप इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारा विश्वास है कि सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल के एनालिटिक्स से स्पष्ट होता है कि चैनल को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं, डेली डिक्टेशन भी लेते हैं, पर यह भी है कि 50% से अधिक ने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको वीडियो भी तुरंत मिलेगा। तो चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। तैयारी स्टार्ट। भारत और चीन के रिश्तों में पिछले 4.5 साल से बढ़ती तल्खी नरम पड़ने के संकेतों को सुखद मानने से पहले इंतजार करना ही उचित होगा। हालांकि 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर फिर पहले वाली स्थिति बहाल करने और गतिरोध समाप्त करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार हो रही बातचीत का अब नतीजा निकलता दिख रहा है। रिश्ते सुधारने की दिशा में हुई प्रगति पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुहर लगाकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके बावजूद यही कहना होगा कि हमारे रिश्तों का इतिहास और चीन की दूसरे देशों की जमीन हड़पने की प्रसारवादी नीति को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना ही समझदारी है। भारत सरकार और हमारी सेना भी इस हकीकत को समझती है। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता में मोदी और जिनपिंग ने संबंधों को दीर्घकालिक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने माना कि भारत चीन संबंधों पर दुनिया की निगाह टिकी है और विकास की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए आपसी समझ बेहतर करना जरूरी है। मोदी ने भी जिनपिंग को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि LAC पर शांति और स्थिरता न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति और प्रगति के लिए आवश्यक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गलवान के बाद हासिल सबक ने चीनी राष्ट्रपति की समझ को बढ़ाया होगा कि भारत अब 1962 जैसा नहीं है कि सीमा पर विवाद पैदा कर कुछ हासिल किया जा सके। अब यदि कुछ हो सकता है तो सिर्फ मजबूत रिश्तों के साथ। दुनिया के शीर्ष नेता समझने लगे हैं कि हमारा भविष्य साझी प्रगति पर ही टिका है। मोदी जिनपिंग की बातचीत में जिक्र भी हुआ है कि इतिहास भले ही युद्धों का रहा हो, भविष्य आर्थिक तरक्की से तय होना है। इसके लिए लोकतंत्र की मजबूती के साथ आपसी सहमति, सम्मान और साझेदारी जरूरी है। ब्रिक्स सम्मेलन का उद्देश्य भी आपसी समझदारी बढ़ाकर बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना था। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब स्वार्थ से ऊपर उठ रिश्ते मजबूत किए जाएं। इसी महीने शंघाई शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर का पाकिस्तान में गर्मजोशी से स्वागत और ब्रिक्स के बहाने
भारत और चीन के शीर्ष नेताओं की मुलाकात को सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। पैरा, आजकल हर दिन अलग अलग तरीके से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। जब तक आम आदमी ठगी का एक ट्रेंड समझता है, तब तक साइबर ठग दूसरे ट्रेंड से ठगी शुरू कर देते हैं। यह वाकई अचरज की बात है कि मेवात के 10वीं फेल नाबालिग ठगी के लिए नए नए तरीके खोज लेते हैं। आशंका यह है कि इनके पीछे कोई प्रशिक्षित गिरोह है जो गुप्त तरीके से काम कर रहा है और इनको निर्देश देता है। जब कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है, पुलिस को तभी ठगी के ट्रेंड का पता चलता है। दूसरों को तो बचाना दूर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुलिस के कई शीर्ष अधिकारियों को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। कई अधिकारियों ने तो काफी समय बाद ठगी की बात स्वीकार की। जहां तक राजस्थान का मामला है, यहां साइबर थाने तो खोले गए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा साइबर थानों में कोई मिलता ही नहीं। कई जगह ताले ही लटके मिलते हैं। ऐसे में आम जन को ठगी के बाद तुरंत कोई मदद तक नहीं मिल पा रही है। राज्य के मेवात क्षेत्र में मार्च से ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर कई ठगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शातिर ठग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जिस तरह झारखंड के साइबर ठग देवघर शिफ्ट हो गए हैं, वहीं अब मेवात के ठग जयपुर और सवाई माधोपुर से ठगी करने लगे हैं। ऐसे में पुलिस को ठगों के मूवमेंट पर भी नजर रखनी होगी। यही नहीं, पुलिस को इनके ट्रेनिंग सेंटरों का भी पता लगाना होगा और टॉकिंग बिहेवियर को समझना पड़ेगा। गिरफ्तार नाबालिग साइबर ठगों को किस तरह सही रास्ते पर लाया जाए, इसके बारे में भी पुलिस को सोचना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से डिजिटल अरेस्ट से ठगी के खूब मामले आ रहे हैं। इसमें बैंक अधिकारी, प्रोफेसर, सीए, पुलिस अधिकारी आदि से लाखों करोड़ों की ठगी हुई। आम जन की समझ से परे है कि इतने पढ़े लिखे लोग 10वीं फेल ठगों के माया जाल में कैसे फंस जाते हैं। ठगी की शिकार एक महिला बैंक अधिकारी ने पुलिस को बताया कि साइबर ठग बातचीत के दौरान हिप्नोटाइज जैसा कुछ करते हैं। इससे पीड़ित उनकी बात मानता रहता है। पुलिस को इन ठगों की कार्यपद्धति को समझते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को ठगों से बचाने के लिए पुलिस को सक्रियता और सख्ती दिखानी ही होगी। साथ ही आम जनता भी सतर्क रहकर अपना काम करे और ठगों से बचें। स्टॉप।